आइए अब हम लोग स्थिति 1 पर बात करते हैं। देखिए स्थिति 1 क्या बोलता है। अल्पकालीन स्थिति में कीमत को औसत परिवर्ती लागत की तुलना में अधिक अथवा समान होनी चाहिए। मतलब अल्पकाल स्थिति में जो है कीमत को यानी बाजार कीमत को औसत परिवर्ती लागत की तुलना में या तो अधिक होना चाहिए या तो समान होना चाहिए। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। हम यह दर्शाएंगे कि स्थिति 1 जो भी बात कर रहे हैं का वक्तव्य सही है इस तर्क के साथ कि अल्पकालीन स्थिति में एक लाभ अधिकतमीकरण करने वाली फर्म किसी ऐसे निर्गत स्तर पर उत्पादन नहीं करेगी जहां बाजार कीमत औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम हो। मतलब ऊपर जो स्थिति 1 दिया है उसको अगर हम लोग स्पष्ट करना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे कि कोई भी जो फर्म जो है अल्पकालीन स्थिति में वो निर्गत स्तर जो वस्तु का निर्गत करेगा वो कभी भी वो बाजार कीमत औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम नहीं रखेगा। वो हमेशा बाजार कीमत औसत परिवर्ती लागत की तुलना में या तो बराबर होना चाहेगा या तो उससे अधिक। तो देखिए हम लोग यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों। तो आइए अब रेखाचित्र 4.4 की ओर रुख करते हैं। तो देखिए रेखाचित्र 4.4 में अगर बढ़ें तो यहाँ पर है, ठीक है। निरीक्षण कीजिए कि निर्गत स्तर Q1 पर बाजार कीमत P। हम लोग को यहाँ पर देखना है, ऑब्जर्व करना है कि जो निर्गत स्तर जो Q1 है तो Q1 पर जो बाजार कीमत P जो है वो औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम है। यहाँ देखिए निर्गत स्तर Q1 पर देखिए यहाँ पर जो कीमत है जो यहाँ पर देखिए P जो है वो देखिए परिवर्ती लागत की तुलना में देखिए यहाँ पर कम है। तो ये यहाँ पर लिखा है औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम है। देखिए यहाँ पर देखिए फिर से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर औसत परिवर्ती लागत देखिए यहाँ पर Q1 पर तो यहाँ पर है औसत परिवर्ती लागत किंतु बाजार कीमत देखिए नीचे है, ठीक है। हम यह दावा करते हैं कि Q1 निर्गत स्तर का एक लाभ अधिकतमीकरण नहीं हो सकता, यानी कि Q1 निर्गत स्तर पर फर्म को लाभ अधिकतमीकरण नहीं हो सकता। हम लोग यह दावा कर सकते हैं। कैसे? तो आइए इसको स्पष्ट करते हैं। ध्यान दीजिए कि Q1 पर फर्म की कुल संप्राप्ति निम्नलिखित है। आइए हम Q1 पर एक फर्म को कितनी संप्राप्ति प्राप्त होगा पहले उसको निकालते हैं। तो कुल संप्राप्ति कैसे निकालेंगे? कुल संप्राप्ति निकालेंगे कीमत गुना मात्रा। तो कीमत कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए कीमत को हम लोग यहाँ से लेंगे OP, ये OP हो गया कीमत के लिए, और यहाँ से O से Q1 हो गया हम लोग का मात्रा। तो ये जो क्षेत्रफल इतना वाला जो होगा ये यानी APQO ये संप्राप्ति के लिए होगा, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। तो कीमत गुना मात्रा जो कुल संप्राप्ति के लिए है, तो ऊर्ध्व स्तरीय ऊंचाई कितना था? OP, यहाँ पर सही से लिखा नहीं है, OP इस तरह होना चाहिए। और चौड़ाई जो है मात्रा को इंडिकेट कर रहा है तो OQ1 ही सही है। तो आयत कोण निकलेगा OPAQ का क्षेत्रफल। तो यही जो क्षेत्रफल जो थोड़ा पहले बता दिए थे कि वही कुल संप्राप्ति को दर्शा रहा है। समान रूप से फर्म की कुल परिवर्ती लागत जो Q1 पर कितना होगा? अब हम लोग यहाँ पर कुल परिवर्ती लागत निकालेंगे। तो यहाँ तक तो औसत परिवर्ती लागत है और ये इसकी मात्रा, तो यहाँ तक ये जो क्षेत्रफल जो बनेगा बड़ा सा
जो आयत का, ये होगा कुल लागत का। ठीक है, तो आइए इसको भी फॉर्मूला में बैठाते हैं। तो कुल परिवर्ती लागत कितना होगा? औसत परिवर्ती लागत गुना मात्रा। तो औसत परिवर्ती लागत की ऊंचाई कितनी है न, ओ ई, चौड़ाई कितना है वही OQ1। तो यहाँ से हम लोग का आयत का क्षेत्रफल OEBQ1 का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो कि ये परिवर्ती लागत का है। यानी कि यहाँ देखिए, ये इतना बड़ा परिवर्ती लागत का है। और सन प्राप्ति कितना था? इससे कम, ये नीचे ही तक था, सन प्राप्ति था, और लागत तो ऊपर तक गया है। अब याद कीजिए कि Q1 पर फर्म का जो लाभ जो होगा, लाभ कैसे निकालेंगे देखिए। अब याद कीजिए कि Q1 पर फर्म का जो लाभ होगा कैसे निकालेंगे? कुल प्राप्ति में घटाएंगे। क्या घटाएंगे? कुल परिवर्ती लागत और कुल स्थिर लागत, मतलब कुल मिला के कहेंगे टोटल लागत को घटाते हैं। कुल प्राप्ति से कुल लागत को घटाएंगे। चूँकि लागत दो प्रकार का है, परिवर्ती लागत और स्थिर लागत, तो दोनों को मिला के घटा देना है। किससे? कुल प्राप्ति से। तो क्या प्राप्त होगा? Q1 स्तर पर लाभ प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अगर उसको हम लोग क्षेत्रफल के जो ग्राफ था, अगर उसके हिसाब से देखें तो कुल प्राप्ति कितना था न, OPAQ1 था, और उसमें घटाएंगे जो परिवर्ती लागत था कितना था न, हम लोग देखे थे OEBQ1 था, और कुल स्थिर लागत यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। यदि फर्म शून्य निर्गत का उत्पादन करती है, मान लेते हैं निर्गत नहीं करता है, शून्य है, तो क्या होता है? अगर निर्गत शून्य है तो क्या होगा? क्योंकि निर्गत शून्य है तो कुल संप्राप्ति जो होगा और कुल परिवर्ती लागत भी शून्य है। तो शून्य निर्गत है तो कुल संप्राप्ति और कुल परिवर्ती लागत ये दोनों ही शून्य होंगे। तब क्या होगा? तब शून्य निर्गत पर, जब जीरो निर्गत होगा तो फर्म का लाभ कितना होगा? क्योंकि ये जीरो है, कुल प्राप्ति भी जीरो है, तो लाभ कितना आएगा न, लाभ आएगा माइनस स्थिर लागत के बराबर, क्योंकि ये ला बचेगा, सिर्फ कुल स्थिर लागत बचेगा। तो कुल लाभ जो होगा वो माइनस स्थिर लागत के समान होगा। ठीक है, यानी कि माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगा। यहाँ से बैठा सकते हैं, ऊपर में जो इक्वेशन है ये वाला, इसमें तो लाभ, यानी कि यहाँ पर हम लोग लाभ के लिए, तो लाभ बराबर क्या निकलेगा? तो लाभ बराबर होगा कुल प्राप्ति माइनस कुल परिवर्ती लागत, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर माइनस कितना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। चूँकि ये जीरो है और ये जीरो है तो क्या बचेगा? माइनस TFC बचेगा, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। परंतु आयत OPAQ1 का क्षेत्रफल OEBQ1 के क्षेत्रफल से स्पष्ट रूप से कम है। यहाँ देखिए, जो संप्राप्ति का जो क्षेत्रफल है, ये संप्राप्ति का जो क्षेत्रफल है ये स्पष्ट रूप से कम है ऊपर के इतने बड़े क्षेत्रफल से। ठीक है। अतः Q1 पर फर्म का लाभ कितना होगा? Q1 पर फर्म का जो लाभ होगा वो EBAP, यानी कि यहाँ पर देखिए EBAP कहाँ पर है, देखिए EBAP ये, और इसमें घटाएंगे किसको? इसमें घटाएंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। ठीक है।
जो कि नियमबद्ध रूप से उससे कम है जो वो कुछ भी उत्पादन ना करने पर प्राप्त करती है। मतलब Q1 पर जितना उसको लाभ हुआ ये तो उससे भी कम है जब वो कुछ उत्पादन नहीं किया था। जब वो शून्य Q इक्वल टू शून्य था उस समय तो इससे ज़्यादा लाभ था। अब Q1 का जब उत्पादन किया तो लाभ उससे कम हुआ है, जब नहीं निर्गत किया था उस समय ज़्यादा लाभ है। ठीक है, अतः फर्म कुछ भी उत्पादन नहीं चाहेगी, क्योंकि उत्पादन करके फिर उसको लाभ नहीं हो रहा है तो फिर क्यों कोई फर्म काहे उत्पादन करना चाहेगा। और इस वजह से क्या होगा, वो बाजार से बहिर्गमन कर जाएगी, मतलब बाहर से, मतलब बाजार से वो निकल जाएगा, मतलब बाजार में नहीं रहेगा। वो बाजार में अपना फर्म स्थापित नहीं करेगा, बाजार में कोई अपना पदार्थ निर्गत नहीं करेगा। अब हम लोग बात करेंगे स्थिति 2 में, जहाँ पर दीर्घकाल का बात हो रहा है। दीर्घकाल में कीमत को औसत लागत की तुलना में अधिक अथवा समान होनी चाहिए। कीमत क्या होनी चाहिए? दीर्घकाल में जो कीमत होनी चाहिए वो औसत लागत से या तो अधिक होना चाहिए या तो समान होना चाहिए। आइए देखते हैं। दीर्घकाल में एक लाभ अधिकतमीकरण करने वाली फर्म किसी ऐसे निर्गत स्तर पर उत्पादन नहीं करेगी जहां बाजार कीमत जो होगा वो औसत लागत की तुलना में कम हो। मतलब ऐसे कोई भी निर्गत स्तर पर उत्पादन नहीं करेगा जहां पर बाजार कीमत औसत स्थिर लागत से कम हो जाता है। तो आइए इसको रेखाचित्र 4.5 को देखें और समझते हैं। तो निरीक्षण कीजिए कि निर्गत स्तर Q1 पर बाजार कीमत देखिए, Q1 जो निर्गत स्तर है वहां पर बाजार कीमत देखिए P है, और उस समय Q1 पर जो औसत लागत कितनी है, दीर्घकाल की औसत लागत आप Q1B ले सकते हैं, यानी कि BQ1 यानी कि इतना ऊंचाई पर, या इधर से लेंगे तो OE बोल सकते हैं। तो कीमत कितना है Q1 पर, वो P है, जो औसत लागत की तुलना में कम है। बिल्कुल औसत लागत देखिए, औसत लागत इतनी ऊंचाई तक है और कीमत देखिए इतना ही ऊंचाई तक है मात्र, तो कम तो है। हम दावा करते हैं कि Q1 एक लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर निर्गत स्तर Q1 है तो उस समय तो फर्म को लाभ अधिकतमीकरण कभी नहीं हो सकता है, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। ध्यान दीजिए कि फर्म की कुल संप्राप्ति Q1 पर, देखिए फर्म को कितना संप्राप्ति प्राप्त होगा। फर्म को जो संप्राप्ति प्राप्त होगा ये देखिए, ये इतना बड़ा आयत का होगा, जिसका नाम क्या है, उसका नाम होगा OPAQ1। ये आयत का क्षेत्रफल से हमें उस फर्म की कुल संप्राप्ति के बारे में जानकारी होता है, जो कैसे निकालते हैं, जो आयत का क्षेत्रफल से कीमत तथा मात्रा का गुणनफल से। और जब तक फर्म की कुल लागत है ना, जब तक फर्म की कुल लागत उस समय कितना हो रहा है, जिस समय निर्गत इतना है, या फिर कह सकते हैं कुल संप्राप्ति Q1 पर, Q1 जब निर्गत है तो कुल संप्राप्ति कितना है OPAQ1 जब हम देखें। और उस समय कुल लागत कैसे निकालेंगे, कुल लागत कितनी ऊंचाई तक होगा, ये देखिए कुल लागत इतना बड़ा क्षेत्रफल तक आएगा, इतना बड़ा OEBQ1। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है OEBQ1 का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे इसको, आसान सा तरीका है, औसत लागत और मात्रा का गुणनफल करेंगे। क्योंकि अभी जो कुल लागत देख रहे हैं, जो आयत का क्षेत्रफल जो हमें OEBQ1 बता रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कहीं ना कहीं ज़्यादा है,
जो क्या है, कुल संप्राप्ति से, संप्राप्ति कितना था, OPAQ1, तो इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, लागत का क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, तो उस समय निर्गत स्तर Q1 पर फर्म को क्या होगा, हानि उठाना पड़ेगा, क्योंकि लागत ज़्यादा बैठ रहा है और संप्राप्ति कम हो रहा है, तो फर्म को Q1 स्तर पर हानि उठाएगी, उसको हानि हो रहा है फर्म को। परंतु दीर्घकालीन स्थिति में एक फर्म यदि उत्पादन बंदी कर देती है, क्योंकि उत्पादन अगर वो बंदी करती है दीर्घकालीन में, तो शून्य लाभ प्राप्त करती है। अगर लंबे समय तक उसको बंद करके रखता है दीर्घकालीन स्थिति में फर्म, तो उसको शून्य लाभ प्राप्ति होती है या प्राप्ति करती है। तो लंबे समय तक देखिए उसको शून्य लाभ हो रहा है, तो इस स्थिति में फर्म फिर से क्या करेगा, पुनः बहिर्गमन करना पसंद करती है, वो बाजार में रहना पसंद नहीं करेगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा दो स्थितियाँ, एक अल्पकालीन स्थिति में भी देखें, तो अल्पकालीन स्थिति में क्या देखें कि कोई फर्म अगर लाभ अधिकतमीकरण का प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी जो कीमत है औसत परिवर्ती लागत की तुलना में अधिक या समान होनी चाहिए। वस्तु की जो कीमत है वो क्या होनी चाहिए, वो औसत परिवर्ती लागत की तुलना में अधिक या समान होनी चाहिए। फिर दूसरी स्थिति में क्या देखें, दूसरी स्थिति में देखें कि दीर्घकाल में जो कीमत है वो औसत लागत की तुलना में अधिक अथवा समान होनी चाहिए।